हेलो दोस्तों, कॉमिक स्टोरी अड्डा पे आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ मनोज कॉमिक से। कॉमिक का नाम है कारनामे नटवर लाल की और ये है इस कॉमिक का टाइटल। देखिए भैया, कुछ ही मज़ेदार सा टाइटल है। तो चलिए अब बढ़ते हैं कॉमिक की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए सब्सक्राइब। और टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग बढ़ते हैं अपनी कॉमिक की तरफ। हमारी कॉमिक का नाम है कारनामे नटवर लाल की। कॉमिक यहाँ से शुरू होती है। इसके चित्रांकन है वेदी और कहानी है कुसुम वात्स्या की। नटवरलाल बड़ा ही चालाक ठग था और हमेशा ठगी के नए नए तरीके अपनाकर लोगों को ठगता था। नटवरलाल वेश बदलने में भी बड़ा माहिर था, इसीलिए वह आसानी से पकड़ में नहीं आता था। एक दिन वह सड़क पर जा रहा था। सामने से आते तांगे को देखकर उसने आवाज लगाई, तांगे वाले, ओ तांगे वाले। तांगे वाले ने अपना तांगा रोककर बोला, कहाँ जाओगे लाला जी? शिवपुरी जाना है। कितने पैसे लोगे? बस 5 रुपए दे देना। लेकिन 5 रुपए तो ज़्यादा हैं। ठीक है, तो बैठना है तो बैठो, नहीं तो तांगा आगे बढ़ाता हूँ। मजबूरी में नटवरलाल तांगे की पिछली सीट पर बैठ गया और तांगे वाले ने तांगा आगे बढ़ा दिया। अब सोचता है, कमबख्त ने 1 रुपए के 5 रुपए मांग लिए। कोई बात नहीं, इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जीवन भर याद रखेगा। और फिर उस तांगे वाले को सबक सिखाने के लिए अपनी योजना अनुसार नटवरलाल बार बार अपने हाथ में पहनी अंगूठी, सोने की अंगूठी खोलने लगा और कभी उसे उतारता, कभी पहन लेता। तांगे वाला सोचता है, हीरे की अंगूठी लगती है, अगर मेरे हाथ लग जाए तो मजा आ जाए। थोड़ी देर बाद उसने तांगे वाले एक नजर बचाकर अंगूठी जेब में डाल ली और चिल्लाया, तांगे वाले, तांगा रोको, मेरी अंगूठी गिर पड़ी, जल्दी से रोको। तांगे वाला अपनी सवारी की अंगूठी से खेलते देख चुका था, इसीलिए उसे जरा भी शक न हुआ। उसने तुरंत तांगा रोक दिया। क्या अंगूठी तांगे में ही गिरी है? हाँ, तांगे में गिरी है। नटवरलाल तांगे से उतरकर जैसे ही सीट पर नीचे देखने लगा, तांगे वाले ने घोड़े को चाबुक मारा और तेजी से तांगा आगे बढ़ा दिया और सोचने लगा, आहा, अब यह सोने की अंगूठी मेरे हाथ लगेगी। उधर नटवरलाल तांगे को जाता देख बड़ा खुश हुआ और जेब में से अंगूठी निकालकर बोला, अंगूठी के लालच में किराया भी छोड़ गया। वाह, मुफ्त में तांगे की सवारी करके मजा आ गया। फिर वह जैसे ही गांव की तरफ जाने वाली सड़क पर मुड़ा, उसे सामने से एक बारात आती दिखाई दी और सोचा, बड़ी जोर की भूख लगी है, क्यों ना आज दावत उड़ाई जाए। नटवरलाल उस बारात में शामिल हो गया और बड़ी शान से दूल्हे की घोड़ी के साथ चलने लगा। उसने बारातियों के साथ बैठकर खूब पकवान और मिठाइयाँ खाईं। वाह, मजा आ गया, बड़े दिनों बाद स्वादिष्ट भोजन उड़ाने का मौका हाथ लगा है। इधर तांगे वाला जब काफी दूर निकल गया तो उसने अपना तांगा रोका और तांगे का कोना कोना झाड़ मारा। अंगूठी तो यहाँ कहीं भी नहीं है। जब उसे तांगे की सीटों के नीचे से अंगूठी नहीं मिली तो वह अपने आप को कोसने लगा। अंगूठी के लालच में 5 रुपए भी छोड़ गया। लानत है मुझ पर, तभी तो कहते हैं कि लालच बुरी बला है। इधर नटवरलाल खाना खाने के बाद भेष बदलकर भंडार घर जा पहुंचा और वहां बैठे व्यक्ति से बोला, चाचा जी कह रहे थे कि आप भी खाना खा लीजिए, उतनी देर मैं यहाँ देखभाल करता हूँ। शादी की भीड़ भाड़ में सबको पहचानना मुश्किल होता है, इसीलिए भंडार घर को देखभाल करने वाला व्यक्ति भंडार घर की चाबियां नटवरलाल को सौंपते हुए बोला, यह लीजिए भंडार घर की चाबियां, मैं खाना खाकर अभी आता हूँ। नटवरलाल ने एक टोकरी में खूब सारी मिठाइयाँ भर ली और सोचा, आज भर पेट मिठाइयाँ खाऊंगा और बच्चों को भी खिलाऊंगा। थोड़ी देर बाद जब उसने टोकरी को ले जाकर मकान के पिछवाड़े की झाड़ियों में छुपा दिया और सोचा, अभी यह झाड़ियों में छुपा देता हूँ, घर जाते समय यहीं से लेकर खिसक जाऊंगा। जब भंडार घर संभालने वाला व्यक्ति लौट कर आया तो नटवरलाल ने उससे कहा, चाचा जी एक खाली टोकरी और शहद की बोतल मंगवाई थी, लाइए मैं ले जाता हूँ। और उसने कहा, अभी देता हूँ। नटवरलाल खाली टोकरा और शहद से भरी बोतल लेकर सीधा उसके घर के पिछवाड़े पहुंचा। अब इस टोकरी में गीली मिट्टी भरकर पत्तलों से अच्छी तरह ढक देता हूँ। और थोड़ी देर बाद, अब दोनों टोकरे एक जैसे लग रहे हैं, कहीं मैं ही धोखा ना खा जाऊं और कि किस में मिट्टी है और किस में मिठाई। नटवरलाल ने दोनों टोकरी सर पर रखी और शहद की बोतल हाथ में पकड़कर चलने लगा। टोकरे तो बड़े भारी हैं, सड़क तक पहुंचते पहुंचते दम निकल जाएगा। नटवरलाल को झाड़ियों के पीछे से निकलते देख एक व्यक्ति उसके पीछे पीछे चलने लगा। इस व्यक्ति के पास जरूर चोरी का माल है जिसे इसने झाड़ियों में छिपा रखा था। यह माल किसी न किसी तरह पार करना है।
किसी अजनबी को अपने पीछे आते देख नटवर लाल ने उससे डपटते हुए कहा, कौन है तू, मेरे पीछे क्यों आ रहा है? वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर कुली हूँ, सोचा आपके पास बोझा है सो मजदूरी के लालच में आ रहा हूँ। क्या हर्ज है, इसे टोकरा उठवा लेता हूँ। नटवरलाल ने दोनों टोकरे उस व्यक्ति के सर पर रखवा दिए और बोला, संभाल कर ले चल, कहीं गिरा मत देना। बहुत अच्छा हुजूर। वह दोनों टोकरे सिर पर रखकर नटवरलाल के पीछे पीछे चलने लगा। हुजूर, इन टोकरों में क्या भरा है? तुम्हें इससे क्या मतलब? कहीं इन्हें गलती से खोल मत बैठना, वरना पछताना पड़ेगा। ऐसी क्या चीज़ है हुजूर? इसमें शहद के बीज हैं। यह सुनकर कुली भौचक्का होकर बोला, शहद के बीज? भला शहद के बीज भी होते हैं? नटवरलाल ने झपट कर बात बनाकर कहा, अबे उल्लू, इसमें मधुमक्खियां हैं। मधुमक्खियां वे शहद ही तो पैदा करती हैं। कहते हुए नटवरलाल ने पोटली से शहद की बोतल निकाल ली। तभी कुली ने बोतल की तरफ इशारा करते हुए पूछा, हुजूर, इस बोतल में क्या है? इसमें शहद है। जिस छत्ते से मधुमक्खियां लाया हूँ वहीं से यह शहद भी निकाल लाया था। ले, इसे भी उठा ले। कुली टोकरी और बोतल को उठाए तेज तेज कदम में चलकर आगे बढ़ गया। यह नटवरलाल बोला, तू बेशक जल्दी जल्दी चल, शहर जाने वाली सड़क पर पहुंचकर मेरा इंतजार करना, मैं धीरे धीरे आता हूँ। अच्छा हुजूर। कुली जैसे ही नटवरलाल से काफी दूर निकल आया तो उसने एक पेड़ के नीचे टोकरा उतार कर रख दिए और सोचने लगा, भला यह आदमी मधुमक्खियों का क्या करेगा? मुझे तो लगता है कि इसने झूठ बोला है ताकि मैं मधुमक्खियों के डर से टोकरी खोलकर माल हजम ना कर जाऊं। फिर बोतल उठाकर उसने खोलते हुए सोचा, पहले बोतल खोलकर देखता हूँ इसमें शहद है या नहीं, इसी से पता चल जाएगा कि उसने झूठ बोला है या सच। कुली ने बोतल खोलकर उसे अपनी हथेली पर उड़ेला और चखने लगा। वाह, क्या मिठास है! अब उसका माथा ठनका। यह तो शहद ही है। हो सकता है वह आदमी सच बताया हो कि टोकरे में मधुमक्खियां हैं। फिर भी एक टोकरे को खोलकर देखने में क्या हर्ज है, लेकिन कहीं सचमुच मधुमक्खियां हुई तो उनसे बचना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ से खिसकने में ही अपनी भलाई है, सिर्फ मजदूरी के लालच में यह बोझा ढोने से क्या लाभ। मैं तो माल को खिसकाने के लालच में आया था। खुली सामान को वहीं छोड़कर भाग खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद जब नटवरलाल उस पेड़ के पास पहुंचा तो वहां शहद की बोतल और मिठाई का टोकरा ज्यों का त्यों पड़ा था, पर कुली का कुछ अता पता नहीं था। लगता है मेरी तरकीब काम आ गई। मधुमक्खियों के डर से टोकरा खोलने की हिम्मत नहीं हुई उसकी। चलो, यहाँ तक तो बोझा पहुंच ही गया, सड़क पर पहुंचते ही तांगा मिल जाएगा। फिर वह दोनों टोकरे लेकर सड़क के किनारे जा खड़ा हुआ। तभी दूर से एक तांगा आता दिखाई दिया। जैसे ही तांगा पास आया तो नटवरलाल तांगे वाले को देखकर चौंक पड़ा। बाप रे, यह तो सुबह वाला तांगे वाला ही है, कहीं मुझे पहचान न ले। नटवरलाल ने वेश बदल रखा था, इसीलिए तांगे वाले ने उसे पहचाना नहीं। नटवरलाल दोनों टोकरे लेकर पीछे बैठ गया। शुक्र है इसने मुझे पहचाना नहीं। रास्ते में तांगा चलाते हुए तांगे वाले को मिठाई की महक आई तो वह सोचने लगा, मिठाई काफी बढ़िया लगती है। उसकी महक से ही मुंह में पानी आ रहा है। जैसे ही तांगा नटवरलाल के घर के निकट पहुंचा तो वह बोला, बस बस यहीं रोक दो, यहाँ से मेरा घर नजदीक पड़ेगा, जिससे मिठाइयों के टोकरे पहुंचाने में आसानी रहेगी। तांगा रुकते ही नटवरलाल नीचे उतरा और टोकरा उठाते हुए बोला, सुनो तांगे वाले, मैं इसे छोड़कर अभी आता हूँ, तुम दूसरे टोकरे का ख्याल रखना। नटवरलाल टोकरा उठाए सामने वाली गली में घुस गया। काफी देर बाद जब नटवरलाल दूसरा टोकरा लेने नहीं आया तो तांगे वाले ने सोचा, लगता है आज किराए के बदले में यह टोकरा ही हाथ लगेगा। चलो, फिर भी अंगूठी की तरह घाटे का सौदा तो नहीं रहेगा, कुछ तो हाथ लगा। आखिर जब तांगे वाले से इंतजार करते करते थक गया तो वह पिछली सीट पर रखे टोकरे को खोलकर देखने लगा। लगता है काफी माल भरा हुआ है इसमें, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। जैसे ही उसने टोकरे के ऊपर की पतलें हटाई तो टोकरे में मिट्टी भरी देख उसने अपना सर पीट लिया। हाय, मैं इस बार फिर ठगा गया, आज तो एक पैसे की भी आमदनी नहीं हुई। उधर नटवरलाल मिठाई का टोकरा उठाए अपने घर की तरफ चला जा रहा था। आज तो तांगे वाला पहले अंगूठी के लालच में किराया छोड़कर भाग गया था और अब मिठाई के बदले मिट्टी हाथ लगेगी, बेचारा। एक दिन नटवरलाल पड़ोसी के शहर जा पहुंचा। उसने व्यापारी का भेष बना रखा था और बाजार में घूम रहा था। घूमते घूमते वह शहर के प्रसिद्ध जौहरी की दुकान पर जा पहुंचा। आइए आइए सेठ जी, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ?
नटवरलाल ने एक थैली में से हीरे निकालकर अपनी हथेली पर रखे और जौहरी के सामने हाथ बढ़ाकर बोला, देखिए जौहरी जी, असली हीरे लाया हूँ, बोलो क्या दाम लगाते हो इनका। जौहरी बड़ा पारखी था, उसने हीरे को उलट पुलट कर देखा, फिर बोला, ये हीरे नकली हैं, ये हीरे असली हैं जौहरी जी, पूरे संसार में इतने कीमती हीरे आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आपकी परख गलत है, शायद आपको असली हीरे देखने का अवसर नहीं मिला है। यह सुनकर जौहरी उत्तेजित हो उठा और बोला, क्या कहा, अब भी दिखाता हूँ कि असली हीरे कैसे होते हैं। इतना कहकर जौहरी दुकान के अंदर चला गया। जौहरी के दूसरे कमरे में जाने के बाद नटवरलाल ने सोचा, वो मारा फंस गया जाल में। अब जौहरी लौट कर आया तो उसके हाथ में छोटी सी परंतु बड़ी संदूकची थी। जौहरी ने संदूकची नटवरलाल के सामने खोलकर रखते हुए कहा, देखो ये है असली हीरे, अच्छी तरह देख लो, शायद तुम्हें असली हीरे देखने का मौका ना मिला हो। असली हीरे देखकर नटवरलाल की आंखें चौंधिया गईं। वह मन ही मन उन्हें उड़ाने की योजना सोचने लगा। वाह, असली हीरों की चमक से आंखें चौंधिया रही हैं, लेकिन अब ये मेरे हाथ कैसे लगेंगे। अगले दिन नटवरलाल वेश बदलकर जौहरी के पास आया। जौहरी जी, मैं आपको सावधान करने आया हूँ। जौहरी बोला, किस बारे में। आपके हीरे कल चोरी चले गए हैं। क्या कहा, यह कैसे हो सकता है। कल आपके पास एक व्यापारी हीरे लेकर आया था या नहीं। आया था, लेकिन वो हीरे तो नकली थे। और आपने उसे अपने असली हीरे दिखाए थे। हाँ, दिखाए तो थे, लेकिन उन्हें तो मैंने अपनी संदूकची में संभाल कर रख दिया था। जौहरी ने इतना कहते ही नटवरलाल ने अपने झोले से एक संदूकची बाहर निकालकर बोला, जौहरी जी, इस संदूकची को आप पहचानते हो। यह खाली संदूकची उसी व्यक्ति ने मुझे दी है जो कल यहाँ हीरे लेकर आया था। यह संदूकची जौहरी के हीरों की संदूकची से हूबहू मिलती थी। यह देखकर जौहरी का पसीना छूटने लगा। यह कैसे हो सकता है। वह लपक कर दुकान के भीतर गया और जब वह बाहर आया तो उसके हाथ में संदूकची थी। उसे दिखाते हुए जौहरी बोला, मेरी संदूकची तो यह रही, लगता है वह व्यक्ति तुम्हें चकमा दे गया है। तभी नटवरलाल ने अपनी जेब से कपड़े में लिपटा चूहा बाहर निकाला और जौहरी की तरफ उछाल दिया। चूहे को देखकर जौहरी उछल कूद मचाने लगा। अरे बाप रे, इतना मोटा चूहा, ये कहाँ से आ गया। जौहरी की हड़बड़ाहट का फायदा उठाते हुए नटवरलाल ने हीरो की संदूकची बदल दी। जौहरी को इसका पता भी न चला। चूहे के भाग जाने के बाद जौहरी ने अपने पास रखी संदूकची उठाई और बोला, अब तो विश्वास हो गया, धोखा तुमने खाया है। नटवरलाल ने असली हीरो की संदूकची संभालते हुए कहा, कमबख्त मुझे ही धोखा दे गया, अभी जाकर पकड़ता हूँ उस धोखेबाज को। नटवरलाल असली हीरे की संदूकची लेकर वहां से चलता बना। जौहरी की दुकान के बाहर खड़े एक अन्य ग्राहक ने नटवरलाल के जेब से चूहे निकालकर जौहरी पर छोड़ते और संदूकची बदलते देख लिया था। इसीलिए हीरो के लालच में वह भी नटवरलाल के पीछे पीछे चल पड़ा। इस मक्कार से हीरे छीन लेने चाहिए। नटवरलाल अपने एक मित्र के यहाँ जा पहुंचा। उसके मित्र का मकान ऊंची ऊंची मजबूत दीवारों का बना हुआ था। यह देख नटवरलाल ने सोचा, यहाँ कुछ दिन आराम से रह सकता हूँ। इतनी ऊंची ऊंची दीवारें लांघकर कौन चोर अंदर घुस पाएगा। थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति भी नटवरलाल का पीछा करते हुए आ पहुंचा। नटवरलाल को मजबूत व ऊंची दीवारों के बने मकान के अंदर जाते देख सोचने लगा, इसमें घुसकर हीरो पर हाथ साफ करना भी आसान काम नहीं है, लेकिन कोई ना कोई तो जुगाड़ निकालनी पड़ेगी। उसने बाजार से बड़ी बड़ी कीलें और हथौड़ा खरीद कीले और हथौड़ा लेकर वह ठीक रात के 11:15 उस मकान के पिछवाड़े में जा पहुंचा। जैसे ही घंटाघर की घड़ी ने 12 के घंटे बजाने शुरू किए, अब मुझे अपना काम शुरू कर देना चाहिए। उस व्यक्ति ने हर टंकार के साथ कीले गाड़नी शुरू कर दी। 12 टंकारों के साथ उसने पूरी दीवार पर कीले गाड़ दी और वह खिड़की के पास पहुंच गया। अब अंदर घुसने में मुझे कोई नहीं रोक सकता। उसने इधर उधर देखा और फिर खिड़की से अंदर कूद गया। मकान में बिल्कुल सन्नाटा था। यहाँ तो एकदम सन्नाटा है, लगता है सब लोग गहरी नींद में हैं। उसने नटवरलाल की तलाश की। वह प्रत्येक कमरे की खिड़की से झांककर उसे ढूंढने लगा। यहाँ भी नहीं है। एक कमरे की खिड़की से अंदर झांकते ही उसका चेहरा खिल उठा। सामने नटवरलाल सोया हुआ था। अच्छा, तो जनाब यहाँ सो रहे हैं। वह चुपके से खिड़की के रास्ते कमरे में घुस गया। नटवरलाल हीरो की संदूकची पर सिर रख के नीचे लगाकर सो रहा था। यह देखकर वह व्यक्ति सोचने लगा, वाह क्या शानदार और कीमती तकिया लगा रखा है। वह व्यक्ति कमरे में इधर उधर कुछ खोजने लगा। तभी उसकी नजर कोने में रखी एक ईंट पर पड़ी। चलिए, तकिए का इंतजाम हो गया।
उसने ईंट को उठाकर एक कपड़े में लपेटा। तकिया नरम और गुदगुदा होना चाहिए। वह कपड़े में लिपटी ईंट लेकर सोए हुए नटवरलाल के पास पहुंचा। फिर उसने अपनी जेब में से नस्वार की डिबिया निकाली और थोड़ी सी नस्वार नटवरलाल की नाक के आगे लगा दी। नस्वार चढ़ते ही नटवरलाल चीख पड़ा, आग छी। चीख आने के साथ ही नटवरलाल की गर्दन ऊपर उठी और उस व्यक्ति ने लपक कर हीरो की संदूकची खींच ली और उसकी जगह ईंट रख दी। ले बेटा, अब आराम से सो, अब इस संदूकची का तकिया मैं बनाऊंगा। संदूकची उठाकर वह जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से नीचे उतर गया। वह नटवरलाल का बच्चा अपने आप को बड़ा होशियार समझता था। आज बच्चों को मेरी होशियारी का पता चलेगा तो अपना माथा पीट लेगा। फिर वह पलक झपकते ही वहां से चंपत हो गया। उस व्यक्ति के कमरे से बाहर जाते ही नटवरलाल ने आंखें खोल दी। वह लेटे लेटे मुस्कुरा रहा था। नटवरलाल ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। फिर नटवरलाल ने उठकर अपने जूते में से हीरे निकालते हुए अपने आप से कहा, वाह क्या चकमा दिया है बच्चों को। दूसरे ठग ने सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर जब हीरो की संदूकची खोलकर देखी तो वह खाली थी। उसने अपना माथा पीट लिया। दत्त तेरे की, मुझे भी धोखा दे दिया। उधर जौहरी को जब पता चला कि उसके हीरे गायब हो चुके हैं तो वह राजा पोपट सिंह के दरबार में पहुंच गया। महाराज, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। राजा ने पूछा, कौन हो तुम? तुम्हारे साथ क्या हुआ है? साफ साफ बताओ। जौहरी बोला, महाराज मैं एक जौहरी हूँ और आपकी राजधानी में ही मेरी दुकान है। फिर जौहरी ने नटवरलाल की ठगी का सारा किस्सा बयान कर दिया और कहा, महाराज मुझे मेरे हीरे वापस दिलवाइए वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरा सारा धंधा चौपट हो जाएगा। हुजूर, मुझे शक है इस धोखाधड़ी में नटवरलाल का हाथ है। महाराज पोपट सिंह ने भरे दरबार में घोषणा की, पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया जाए कि जो भी नटवरलाल को पकड़ कर लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। अगले दिन गली गली में ढिंडोरा पिट गया। राजा का ऐलान सुनाया गया। सुनिए सुनिए सुनिए, राजा पोपट सिंह का ऐलान है, जो भी नटवरलाल को पकड़ कर लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। ठग नटवरलाल ने भी यह घोषणा सुनी। अगले दिन नटवरलाल घोड़े के व्यापारी का भेष बनाकर राजा के पास पहुंचा। उसके पास 2 घोड़े थे। उसने राजा से कहा, महाराज मैं ये घोड़े विशेष तौर पर आपके लिए लाया हूँ। इनसे बढ़िया घोड़े आपको पूरे संसार में नहीं मिलेंगे। राजा घोड़े देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, इसमें कोई शक नहीं कि घोड़े की बड़ी अच्छी नस्ल है। इन्हें मैं अपने पास रख लेता हूँ। व्यापारी बने नटवरलाल ने कहा, महाराज इनकी देखभाल के लिए मैं अपना आदमी भेज दूंगा। अच्छा ठीक है। अगले दिन नटवरलाल भेष बदलकर राजा के पास आया और राजा से बोला, महाराज मुझे घोड़ों की देखभाल के लिए व्यापारी ने भेजा है। ठीक है, तुम्हारे ठहरने का प्रबंध यही राजमहल में कर दिया जाएगा। इसके बाद नटवरलाल वही राजमहल में रहने लगा। राजमहल में रहने वाले पर शक करने का सवाल ही नहीं उठता था, इसीलिए नटवरलाल निश्चिंत था। राजमहल में रहने का मौका कब कब मिलता है, थोड़े दिन चैन की बंसी बजेगी। काफी दिन बीतने पर जब हीरो का ठक्का पकड़ नहीं जा सका तो राजा पोपट सिंह ने अपने सबसे चतुर 4 सिपाहियों को इस काम के लिए नियुक्त किया। राजा ने उन्हें आदेश दिया, जाओ जितनी जल्दी हो सके नटवरलाल को गिरफ्तार कर लाओ। नटवरलाल को जैसे ही इस बात का पता चला तो वह ज्योतिषी का वेश बनाकर एक सिपाही के घर जा धमका। ज्योतिषी को देखकर सिपाही की पत्नी ने भविष्य बताने के लिए कहा, ज्योतिषी जी हाथ देखकर भविष्य तो बताइए। नटवरलाल ने सिपाही की पत्नी का हाथ देखते हुए कहा, आज रात तुम्हारे घर एक ठग आएगा, लेकिन वह साधु का भेष में होगा। वह घर में घुसने का प्रयत्न करेगा, लेकिन उसे किसी भी सूरत में घर में मत घुसने देना। वह यह भी कहेगा कि तुम्हारा पति हूँ, उसे मार भगाने में ही तुम्हारी भलाई है। उसके बाद नटवरलाल बारी बारी से बाकी 3 सिपाही के घर गया और उनकी पत्नियों को भी यही पाठ पढ़ाया। उस रात एक गली में हलवाई जैसे ही अपनी दुकान बंद करके अपने घर सोने गया, नटवरलाल दुकान खोलकर पकौड़ियां तलने लगा। वाह गर्मा गर्म पकौड़ियां। चारों सिपाही नटवरलाल को खोजते खोजते उसी गली में आ पहुंचे। आधी रात को हलवाई की दुकान खुली देखकर वे हैरान रह गए। एक सिपाही ने पूछा, क्यों बे इस समय दुकान कैसे खोलकर बैठा है? हलवाई बने नटवरलाल ने सिपाही की बात अनसुनी करते हुए कहा, हुजूर देखिए कितनी कड़ाके की ठंड है, गरम गरम पकौड़ियां खाकर ठंड दूर कर लीजिए। ये पकौड़ियां बड़ी ही स्वादिष्ट हैं। सिपाहियां पकौड़ियों के लालच नहीं छोड़ सके और दुकान पर बैठकर पकौड़ियां खाने लगे। वाह पकौड़े तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं, मजा आ गया। नटवरलाल ने पकौड़ियों में नशे की दवा मिला रखी थी। पकौड़ियां खाते ही सिपाही नशे में बेहोश हो गए।
नटवरलाल ने तुरंत चारों सिपाहियों की वर्दी उतार ली, चले हैं नटवरलाल को पकड़ने। फिर उसने उनके शरीर और बालों पर राख मल दी। उसके बाद वह उनके कपड़े लेकर वहां पर भगवे कपड़े रखकर 9-2-11 हो गया। और थोड़ी देर बाद, अरे बाप रे, यह क्या हाल हो गया हमारा। यह तो अच्छा हुआ कि भगवे कपड़े यहाँ रखे हैं, वरना हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहते। ठंड से तो जान ही निकली जा रही है। अगर महाराज को पता चल गया तो वे हमारी खाल खिंचवा देंगे। सिपाहियों ने भगवे कपड़े पहने और अपने अपने घर पहुंचे तो उनकी पत्नियों ने उन्हें साधु समझकर उन पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। अरे रे, यह क्या करती हो, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा पति हूँ। सिपाहियों ने मकानों की ओट में छिपकर अपनी जान बचाई, कहीं हमारी बीवियों को भी किसी ने भांग तो नहीं खिला दी। जब राजा को अपने सिपाहियों की करतूत पता चली तो उन्होंने उन्हें कड़ा दंड दिया और नटवरलाल को पकड़ने का जिम्मा अपने मंत्री फोकट सिंह को सौंपते हुए कहा, नटवरलाल ठग को पकड़ने की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी जाती है। जो आज्ञा महाराज। नटवरलाल को यह खबर मिली तो उसने उसी रात एक बुढ़िया का भेष बनाकर टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर बैठकर चक्की चलाने लगी। नटवरलाल की खोज में निकले मंत्री फोकट सिंह ने जब एक बुढ़िया को रात में चक्की पीसते देखा तो वह घोड़े से उतरकर बुढ़िया के पास पहुंचा। बूढ़ी माँ, इतनी रात को चक्की क्यों चला रही हो? क्या करूं अन्नदाता, रात के अंधेरे में चोर ठग डाकू अपने घोड़ों के लिए चने पिसवाने आ जाते हैं और उसके बदले में मुझे काफी पैसे मिल जाते हैं। यह सुनकर मंत्री ने बुढ़िया को बताया कि वह भी नटवरलाल को ढूंढने निकला है। फिर बोला, बुढ़िया माँ, यदि आप नटवरलाल को पकड़वा दें तो मैं आपको माला माल कर दूंगा, फिर बुढ़ापे में आपको काम करने की जरूरत भी नहीं रहेगी। बुढ़िया बोली, फिर आप अपने घोड़े को यहाँ से दूर बांध दीजिए। आपको अपने कपड़े बदल कर मेरे कपड़े पहनकर मेरी जगह बैठना होगा। जैसे ही नटवरलाल यहाँ आए आप उसे पकड़ लेना। मंत्री ने सोचा कि किसी तरह नटवरलाल पकड़ में आना चाहिए। उसने बुढ़िया के कपड़े पहने और बैठकर चक्की पीसने लगा। नटवरलाल पकड़ में आ जाए तो महाराज मुझे माला माल कर देंगे। उधर नटवरलाल मंत्री का घोड़ा और कपड़े लेकर अंधेरे में गायब हो गया। मंत्री जी बैठकर चक्की पीसते रहो, मैं तो चला। रात भर मंत्री नटवरलाल की राह देखता रहा। जब सुबह होने लगी तो मंत्री को अपनी गलती का एहसास हुआ। लगता है नटवरलाल मुझे भी बेवकूफ बना गया, अब क्या करूं? मंत्री मुंह छुपाता हुआ बड़ी मुश्किल से अपने घर पहुंचा। राजा को अपने मंत्री को खूब डांटा, डांट फटकारा और दरबार में घोषणा की, तुम सब नालायक हो। एक मामूली ठग को नहीं पकड़ सके, मैं स्वयं नटवरलाल के बच्चे को पकड़ कर दिखाऊंगा। फिर राजा ने घोड़ों की देखरेख करने के लिए तैनात नटवरलाल को बुलाकर कहा, आज एक घोड़े को खूब अच्छी तरह खिला पिलाकर तैयार करो, मैं स्वयं नटवरलाल को पकड़ने जाऊंगा। जो आज्ञा महाराज। नटवरलाल ने इस बार धोबी का भेष बनाया और शाम ढले नदी किनारे पहुंच गया। फिर उसने अपने आकार का एक रुई का पुतला बनाकर झाड़ियों में छिपा दिया। बस महाराज के पहुंचते ही मैं अपना नाटक शुरू कर दूंगा। रात के अंधेरे में जब राजा नदी घाट पर पहुंचा तो वहां एक धोबी को कपड़े धोते देखकर पूछा, क्यों भाई, इस समय कपड़े क्यों धो रहे हो? अन्नदाता, अब मैं आपसे क्या छुपाऊं, दरअसल इस समय मैं चोर डाकुओं के कपड़े धोता हूँ। वे आधी रात के बाद ही कपड़े धुलवाते हैं। मुझे भी एक ठग की तलाश है, यदि तुम उसे पकड़वा दोगे तो मैं तुम्हें मुंह मांगी दौलत इनाम में दूंगा। नटवरलाल ने कहा, अन्नदाता, जैसे ही नटवरलाल आएगा मैं जोर जोर से बातें करने लगूंगा, आप हमारी बातचीत सुनकर यहाँ आकर उसे पकड़ लीजिए। राजा ने अपना घोड़ा एक पेड़ से बांधा और स्वयं अंधेरे में छिपकर खड़े हो गए। देखता हूँ यह नटवरलाल अब मेरे हाथ से बचकर कैसे निकलता है। थोड़ी देर बाद नटवरलाल ने झाड़ियों में से रुई का पुतला निकाला और उससे बात करने के अंदाज में ऊंचे स्वर में बोला, आइए आइए, बड़े दिनों बाद आए हो नटवरलाल जी, कहाँ रहे इतने दिन? फिर नटवरलाल ने आवाज बदलकर कहा, क्या बताऊं, जब से उस जौहरी के हीरे चुराए हैं तब से तुम्हारा राजा मेरे पीछे पड़ा है। मैंने सुना है कि वह मुझे पकड़ने के लिए ताबड़तोड़ कोशिश कर रहा है। धोबी बने नटवरलाल की आवाज सुनकर राजा चौकन्ना हो गया। अभी बताता हूँ तुझे नीच, अब तू बचकर कहाँ जाएगा? नटवरलाल ने राजा को अपनी ओर आते देखा और उसने तुरंत रुई के पुतले को पानी में फेंक दिया। जैसे ही राजा नटवरलाल के पास पहुंचा तो नटवरलाल बोला, महाराज, वह ठग तो पानी में कूद पड़ा, वह देखिए। यह सुनकर राजा भी पानी में कूद गया और तेजी से तैरने लगा। आज यह नटवरलाल का बच्चा मेरे हाथ से बचकर नहीं जा सकता। आखिरकार राजा ने पानी में छिपे ठग को पकड़ ही लिया, लेकिन जब राजा ने अपने हाथों में पुतला देखा तो वे शर्म से पानी पानी हो गए। अरे, यह तो रुई का पुतला है। ओह नटवरलाल, मुझे भी मूर्ख बना गया।
राजा ने पानी से बाहर निकलकर देखा तो नटवर लाल उनका घोड़ा लेकर वहां से रफू चक्कर हो चुका था। अगले दिन राजा ने घोषणा की, यदि नटवर लाल खुद ही मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे क्षमा कर दूंगा और सजा के बदले मुंह मांगा इनाम दूंगा। नटवर लाल घोड़े के रखवाले के भेष में ही दरबार में पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, जिसकी आपको तलाश थी मैं ही वह नटवर लाल हूँ। क्या नटवर लाल? यह देखकर राजा सहित पूरा दरबार आश्चर्यचकित रह गया। राजा को एक बार तो विश्वास ही नहीं आया। उन्होंने पूछा, क्या सचमुच तुम ही नटवर लाल हो जिसकी हमें तलाश है? लेकिन इसके लिए कोई प्रमाण प्रस्तुत करो। नटवर लाल ने अपनी पगड़ी उतारकर उसमें से एक छोटी सी पोटली निकाली और राजा की ओर बढ़ाते हुए बोला, महाराज, यह देखिए हीरे जिन्हें मैंने चौरी से ठगा था। आप चौरी को बुलाकर इनकी पहचान करवा सकते हैं। नटवर लाल ने आगे कहा, महाराज, मुझे अपने ठिकाने तक जाने की मोहलत दें तो मैं और कोई भी प्रमाण दे सकता हूँ। ठीक है, लेकिन तुम अकेले नहीं जाओगे, हमारे सिपाही तुम्हारे साथ जाएंगे। नटवर लाल सिपाहियों के साथ अपने ठिकाने पर गया और जब दरबार में लौट कर आया तो उसके हाथ में ढेर सारे कपड़े थे। पीछे पीछे सिपाही दो घोड़ों को लगाम से पकड़कर ला रहे थे। नटवर लाल कुछ कपड़े आगे बढ़ाता हुआ बोला, महाराज, इन कपड़ों को पहचानिए, यह आपके उन सिपाहियों की वर्दियां हैं जिन्हें आपने मुझे पकड़ने के लिए भेजा था। फिर दूसरे कपड़े उठाकर बोला, और इस शाही पोशाक को तो आप अवश्य ही पहचानते होंगे महाराज, यह आपके मंत्री की पोशाक है जो मुझे पकड़ने आए थे। घोड़े को आगे करता हुआ नटवर लाल बोला, महाराज, इन घोड़ों में एक घोड़ा आपका है और एक आपके मंत्री का। नटवर लाल द्वारा इतने प्रमाण देने पर राजा, मंत्री और सिपाही बड़े शर्मिंदा हुए। तब राजा ने कहा, नटवर लाल, हम तुम्हारी होशियारी और चालाकी के बारे में जानकर तुम्हारी बुद्धि के कायल हो गए हैं। अब तुम अपनी इसी बुद्धि को देश सेवा में लगाओ तो देश का बड़ा लाभ होगा। नटवर लाल हाथ जोड़कर बोला, आपने मेरी आंखें खोल दी महाराज। अब मैं भविष्य में मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा और अपना समय दीन दुखियों की सेवा में लगाऊंगा। शाबाश। नटवर लाल की कुशाग्र बुद्धि को देखते हुए राजा पोपट सिंह ने उसे अपना प्रमुख गुप्तचर नियुक्त किया। नटवर लाल ने अपनी चतुराई से अपने जीवन काल में कई चोर, डाकुओं व ठगों को गिरफ्तार करवाया। और यहाँ पर हो गई हमारी ये कॉमिक खत्म। बताइए, आपको नटवर लाल की ये कॉमिक कैसी लगी? मुझे तो ये कॉमिक बहुत ही पसंद आई, जिसका नाम था नटवर लाल के कारनामे। तो बताइए, इस कॉमिक में आपको कितना मजा आया? अगर आपको कॉमिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, मुझे बड़ा मजा आता है और नेक्स्ट कॉमिक लाने की मुझे भी जल्दी होती है। फिलहाल अभी तो मैं चलती हूँ, लेकर आती हूँ कोई और कॉमिक। अपने कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप लोगों को कौन कौन से कॉमिक कैरेक्टर पसंद है वो भी बताइएगा। चलती हूँ, मिलती हूँ फिर किसी दूसरी कॉमिक में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।